विजय माल्या, जिसे कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, उसकी पूरी एम्पायर किंगफिशर एयरलाइंस के गलत मैनेजमेंट की वजह से गिर गई। किंगफिशर एयरलाइंस गिरने के बाद विजय माल्या को बैंक्स का 9,000 करोड़ का कर्जा हो गया, जिसमें अकेले एसबीआई का 1,600 करोड़ बकाया था और 3,000 एम्प्लॉइज की सैलरी लगभग 300 करोड़ भी देना बाकी रह गया था। अगर किंगफिशर एयरलाइंस को हटा दिया जाए तो माल्या का बिजनेस एम्पायर लगभग ठीक ठाक ही चल रहा था, पर एयरलाइंस लॉस में जाने के बाद विजय माल्या की ऐसी हालत हुई कि उनको देश छोड़ के लंदन भागना पड़ा। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस की हालत हमेशा ऐसी नहीं थी। शुरुआत में तो किंगफिशर एयरलाइंस एक सक्सेस स्टोरी थी। 2005 में शुरू हुई किंगफिशर 2011 तक इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइंस बन गई थी। पीक पे किंगफिशर के पास 66 एयरक्राफ्ट, 68 डेस्टिनेशंस, 370 डेली फ्लाइट्स और 5 स्टार स्काईट्रैक्स रेटिंग थी। लग्जरी एविएशन में किंगफिशर ने एक नया बेंचमार्क सेट किया था। गॉर्मे मील्स, वैले सर्विस और फुल इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के साथ। लेकिन जैसे ही किंगफिशर एयरलाइंस सक्सेसफुल बनी, माल्या का एम्बिशन कंट्रोल से बाहर चला गया। माल्या का सपना था किंगफिशर को एक इंटरनेशनल एयरलाइंस बनाने का, पर उस समय इंडिया के रूल्स के हिसाब से 5 साल तक डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेट करना मैंडेटरी था इंटरनेशनल रूट्स के अप्रूवल के लिए। किंगफिशर को अभी डोमेस्टिक में 5 साल नहीं हुए थे, इसलिए माल्या ने शॉर्टकट ढूंढना शुरू किया और तब उसकी नजर पड़ी एयर डेक्कन पर। अब यहां एंट्री होती है हमारे इस स्टोरी के हीरो की, कैप्टन गोपीनाथ, द फाउंडर ऑफ एयर डेक्कन। कैप्टन गोपीनाथ एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी से कमीशन होकर 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में एक्शन देखा। फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर 28 साल की उम्र में सिविलियन लाइफ में वापस आए, बिना किसी फैमिली वेल्थ या पास्ट बिजनेस एक्सपीरियंस के। अगले 10 साल तक उन्होंने बेंगलुरु के पास के एक फार्म में किसान की जिंदगी बिताई। वैसे तो फार्मिंग भी एक एंटरप्रेन्योरशिप ही है, पर कैप्टन गोपीनाथ यही नहीं रुके। उन्होंने पहले बाइक डीलरशिप स्टार्ट की और फिर उडुपी स्टाइल साउथ इंडियन रेस्टोरेंट चेन चलाई। कैप्टन गोपीनाथ अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनके बिजनेस प्रिंसिपल्स हमेशा से ही सिंपल थे, अफोर्डेबल, एफिशिएंट, स्केलेबल और एक्सेसिबल। पर क्या उन्हें पता था कि आगे चलकर यही बिजनेस प्रिंसिपल्स इंडिया में बजट एयरलाइंस की फाउंडेशन बनेंगे। 1995 में कैप्टन गोपीनाथ ने अपने एक एक्स एयरफोर्स के फ्रेंड के साथ मिलकर एक हेलीकॉप्टर चार्टर कंपनी शुरू की। साल 2000 के आसपास जब एक बार वो हेलीकॉप्टर से कर्नाटका के गांव के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने नीचे रूफटॉप से कुछ चमकते हुए देखा। जब थोड़ा नीचे फ्लाई किया तो देखा मड हाउसेस पर सैटेलाइट टीवी डिशेस लगे हुए हैं जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे थे। वो लोग जिनके पास बेसिक इनकम भी मुश्किल थी, वो टीवी के लिए इन्वेस्ट कर रहे थे। कैप्टन गोपीनाथ कहते हैं कि उस मोमेंट में उनको यह समझ आया कि इंडिया में प्रॉब्लम एस्पिरेशंस की नहीं है, बल्कि अफोर्डेबल एक्सेस की है। थोड़ा डेटा चेक करने के बाद एक शॉकिंग रियलिटी सामने आई। सिर्फ 1% इंडियंस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे, बाकी 99% लोग ट्रेन और बस से सफर कर रहे थे। यही नहीं, एक अकेला सिंगापुर एयरपोर्ट हर साल 2 करोड़ पैसेंजर्स हैंडल कर रहा था, पर पूरे इंडिया में उस समय सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख पैसेंजर्स ही थे। मतलब इंडिया में काफी बड़ा अनटैप्ड मार्केट था, पर उस वक्त की मेजर एयरलाइंस जेट एयरवेज, सहारा और इंडियन एयरलाइंस सिर्फ इस एलीट 1% कस्टमर बेस के पीछे ही भाग रहे थे। एविएशन सेक्टर में किसी ने बाकी बचे 99% को सर्व करने की सोची ही नहीं। यहीं से बना कैप्टन गोपीनाथ का एक बजट एयरलाइंस का विजन। एयर डेक्कन आम आदमी के लिए सिंपल, सस्ती और स्केलेबल एयरलाइंस। कैप्टन गोपीनाथ ने एयर डेक्कन को बिल्कुल अपने उडुपी रेस्टोरेंट के मॉडल पे बनाया। ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा लोग, तभी प्रॉफिट। पर इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2003 में एयर डेक्कन लॉन्च हुई, इंडिया की पहली ट्रू लो कॉस्ट एयरलाइन। बिजनेस मॉडल बिल्कुल सीधा साधा था।
सिर्फ ₹1 के अर्ली बर्ड टिकट का मार्केटिंग हुक। फ्लाइट्स के अंदर बेसिक सुविधाएं जैसा कि आप आजकल इंडिगो एयरलाइंस में देखते हैं, और फ्लाइट रूट्स छोटी सिटीज के लिए जो इग्नोर हो रही थी। एयर डेक्कन की सिर्फ 3.5 साल में धमाकेदार ग्रोथ हुई। 45 एयरक्राफ्ट, 67 सिटीज, 4,000 एम्प्लॉयज एंड 500 पायलट्स, और तो और 7 लाख पैसेंजर्स हर महीने। पर इस गजब की ग्रोथ की वजह से एयर डेक्कन को मुश्किलें आने वाली थी। विजय माल्या ने पहली बार एयर डेक्कन में इंटरेस्ट तब दिखाया जब किंगफिशर एयरलाइंस शुरू भी नहीं हुई थी। माल्या सोच रहे थे कि कैप्टन गोपीनाथ के फ्रूगल मॉडल को अपने लग्जरी ब्रांड के साथ कंबाइन करके एक हाइब्रिड एयरलाइंस बनाई जाए। लेकिन कैप्टन गोपीनाथ का बिजनेस फंडा पहले दिन से ही क्लियर था। उनका और माल्या का विजन अलग था। कैप्टन गोपीनाथ एयरलाइंस को मास अफोर्डेबिलिटी के लिए बना रहे थे और विजय माल्या का फोकस हमेशा प्रीमियम, लग्जरी और ग्लैमर पर था। इसीलिए कैप्टन गोपीनाथ ने पार्टनरशिप करने से मना कर दिया और अपने स्केलेबल लो कॉस्ट मॉडल पर फोकस किया। पर माल्या नाम का शार्क इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। जैसे जैसे एयर डेक्कन बढ़ता गया, पूरी इंडस्ट्री उनके अगेंस्ट एग्रेसिव होती गई। कॉम्पिटिटर एयरलाइंस ने प्राइस वॉर्स चालू कर दिए। एयर डेक्कन के रूट्स पर फेयर्स कट करना, फ्लाइट टाइमिंग्स मैनिपुलेट करना, और साथ ही किंगफिशर ने एक और अटैक किया, मैन पावर पर पोचिंग। एयर डेक्कन के पायलट्स को किंगफिशर ने 2-2 लाख रुपए पर मंथ तक का ऑफर दिया, और वो भी फ्लैट्स और एक्सपेंसिव कार्स के साथ। ग्राउंड स्टाफ और इंजीनियर्स भी ओवरनाइट पोच कर लिए, और क्रू शॉर्टेज की वजह से एयर डेक्कन की फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। एयर डेक्कन को हर तरफ से स्क्वीज किया जा रहा था, और सही मौका देखकर माल्या ने कैप्टन गोपीनाथ को कॉल किया एक ऑफर के साथ। 2007 में फॉर्मूला 1 रेस के दौरान मोंटी कार्लो से विजय माल्या ने कैप्टन गोपीनाथ को कॉल किया, और इस बार किंगफिशर और डेक्कन की डील सिर्फ 45 मिनट में हो गई। 155 रुपीस पर शेयर पर 150 करोड़ अपफ्रंट कैश और टोटल 1000 करोड़ की डील। गौर से देखें तो दोनों के लिए ये एक विन विन डील थी। कैप्टन गोपीनाथ को एयर डेक्कन के लिए फंड्स मिल गए और माल्या को इंटरनेशनल रूट्स के लिए लाइसेंस मिल गया। लेकिन असल में दो बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल्स एक साथ बंध गए थे। एक तरफ अफोर्डेबिलिटी और दूसरी तरफ लग्जरी। एयर डेक्कन अब किंगफिशर रेड हो चुका था, और अब देखिए कैसे इसके बाद लो कॉस्ट मॉडल खतरे में आ गया। डील के बाद से कैप्टन गोपीनाथ लगातार अपने लो कॉस्ट मॉडल को बचाने की कोशिश करते रहे। उन्होंने बार बार लैविश स्पेंडिंग डिसीजंस को अपोज किया, जैसे 70 करोड़ की प्लेन्स की रीपेंटिंग, प्लेन्स का इंटीरियर अपग्रेड करना, और तो और एयर डेक्कन में यानी किंगफिशर रेड में टीवी, इन फ्लाइट मेनू और प्रीमियम सर्विसेज देना। कैप्टन गोपीनाथ हमेशा इंसिस्ट करते रहे कि किंगफिशर रेड को एक अलग लो कॉस्ट आर्म बना दो, जो ग्रुप का स्टेबल प्रॉफिट सेंटर बन सके। उनका प्लान था कि किंगफिशर एयरलाइंस लग्जरी सर्विस करे और किंगफिशर रेड मासेस को सर्व करे, और इसी स्ट्रेटजी से एक स्टेडी कैश फ्लो बन जाए जो पूरे ग्रुप को फाइनेंशियली बैलेंस रखे। लेकिन माल्या सिर्फ लग्जरी के पीछे पड़े रहे। डिस्पाइट वार्निंग्स, फेयर्स बढ़ा दिए गए और एयर डेक्कन का मास अफोर्डेबिलिटी का मॉडल खत्म हो गया। सच कहें तो कैप्टन गोपीनाथ ने माल्या को उसके खुद के डिजास्टर से बचाने की पूरी कोशिश की, पर क्या कोई उनकी बात सुन भी रहा था? 2008 तक माल्या के पास फुल कंट्रोल आ गया। इंटरनेशनल एक्सपेंशन हुआ, लेकिन लॉसेस और बढ़ गए। कर्जा अनकंट्रोलेबल हो गया, और 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस टोटली कोलैप्स कर गई। 9,000 करोड़ का अनपेड लोन, एम्प्लॉइज जॉबलेस और एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो गए। लेकिन असली ट्रेजेडी पैसा नहीं थी, स्ट्रैटेजी थी। अगर माल्या ने कैप्टन गोपीनाथ की बात सुन ली होती तो आज किंगफिशर रेड एक अलग सक्सेसफुल बजट एयरलाइंस बन गया होता, एकदम इंडिगो एयरलाइंस की तरह। इंडिगो ने इंडिया में वही मॉडल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जो कैप्टन गोपीनाथ पहले लेकर आए थे। एक डिसिप्लिन, कॉस्ट कंट्रोल, और वो भी मास स्केल के साथ। कैप्टन गोपीनाथ सिर्फ एयर डेक्कन को ही नहीं बल्कि किंगफिशर को भी बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट एविएशन एम्पायर बन सकती थी,
वो बन गया इंडिया का सबसे बड़ा फेलियर। आप कितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाएं, लेकिन जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। एयर डेक्कन के समय कैप्टन गोपीनाथ ऑलरेडी एक सक्सेसफुल सीरियल एंटरप्रेन्योर बन गए थे, पर जमीन से जुड़े हुए थे। उन्हें इंडिया और इंडियंस की रियलिटी पता थी, इसलिए वो लो कॉस्ट और अफोर्डेबल मॉडल पर फोकस करते रहे। एविएशन इंडस्ट्री में यही मॉडल इंडिया में सक्सेसफुल हो सकता है, ये आगे चल के इंडिगो एयरलाइंस ने प्रूव करके दिखाया है। आज इंडिगो एयरलाइंस का रेवेन्यू 80,000 करोड़ है और प्रॉफिट 7,000 करोड़। अगर विजय माल्या ने कैप्टन गोपीनाथ की सुनी होती तो शायद आज किंगफिशर एयरलाइंस इंडिगो से भी बड़ा ग्रुप होता। अगर आपको यह बिजनेस स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें, इनसाइडर ओपिनियन को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।